Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। एक रोज आसमान में सलेटी रंग का एक बड़ा सा विमान नजर आए जिस पे सोवियत के लाल सितारे हों। लेकिन ये विमान जो उड़ा रहा है वो अपने मुल्क को छोड़ना चाहता है, जासूस बनना चाहता है, मुल्क वालों की नज़र में गद्दार बनना चाहता है। एक विमान जो उसी आसमान में बहुत ऊंचाई में उड़ रहा था, लेकिन तब तक जिस आसमान से जिस ज़मीन की निगहबानी कर रहा था उस ज़मीन के बाशिंदों ने वो मिसाइल बना ली थी जो आसमान में उड़ते उस ऑब्जेक्ट को भेज सके। और उसके बाद एक बड़ा ग्लोबल संकट शुरू होता है, लीपापोती शुरू होती है, बयानबाजी शुरू होती है। एक संधि जो दो सबसे ताकतवर मुल्कों के बीच होती है एक दूसरे का आसमान खोलने के लिए, ताकि वैध ढंग से जासूसी की जा सके। एक संधि जिसके खत्म होने का आज ऐलान हो गया है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। इन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। यहां लाहौर से कराची आ रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान कराची में क्रैश हो गया। विमान के अंदर 99 यात्री और 8 क्रू मेंबर मौजूद थे। दोपहर 2:30 बजे विमान को कराची में लैंड होना था, लेकिन एन लैंडिंग से पहले विमान में तकनीकी गड़बड़ी हुई। फिर ये रडार से गायब हो गया। फिर एयरपोर्ट के पास स्थित जिन्ना ग्राउंड के नज़दीक इसके क्रैश होने की खबर आई। अभी ये खबर डेवलप हो रही है, इसमें और जो भी अपडेट आएंगे वो आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। दूसरी सुर्खी हांगकांग से है। चीन यहाँ एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाने की तैयारी कर रहा है। इसकी मदद से चीन देशद्रोह और अलगाववाद पर सख्ती करने के बहाने हांगकांग की आज़ादी को और कुचलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कानून बन गया तो चीन की सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में अपने ठिकाने खोल सकेंगी। हांगकांग के प्रो चाइना प्रशासन ने इस कानून पर चीन के साथ पूरी तरह सहयोग करने का आश्वासन दिया है, लेकिन वहाँ के लोग इसे मानने के मूड में नहीं लगते। इस कानून को लेकर एक बार फिर यहाँ पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने की आशंका है। 22 मई को भी कई जगहों से प्रदर्शन की खबरें आई। तीसरी सुर्खी साउथ सूडान से है। यहाँ 10 कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सभी सरकार की ओर से बनाई गई कोरोना टास्क फोर्स का हिस्सा थे। कुछ रफ्तों के मुताबिक वहाँ के राष्ट्रपति सल्वा कीर को भी कोरोना हो गया है। हालांकि सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इससे पहले उपराष्ट्रपति रीक मचार और उनकी पत्नी को भी कोरोना होने की खबर आई थी। दक्षिणी सूडान की कुल आबादी 1 करोड़ 10 लाख। आपको ध्यान है, हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में आपको बताया था यहाँ वेंटिलेटर से ज़्यादा उपराष्ट्रपति हैं। देश में 4 वेंटिलेटर और 5 उपराष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं सुर्खियों से बड़ी खबर की तरफ। आज शुरुआत एक चोरी से करेंगे, चोरी की कहानी से। चोरी जो बहुत हाई प्रोफाइल थी, जिसे अंजाम दिया एक पायलट ने। वो पायलट जो अब अपने दुश्मन देश का जासूस बनना चाहता था, मगर ये आना दुश्मन देश में खाली हाथ नहीं था। वो अपने साथ ला रहा था एक बेहद रहस्यमय विमान। ये कहानी करीब 44 साल पहले की है। तारीख थी 6 सितंबर 1976। जापान के सुदूर उत्तर में होक्काइडो नाम का एक द्वीप है। यहाँ एक पहाड़ है, माउंट हाकोदाते। इसके नीचे बसे एक शहर ने इसी पहाड़ से अपना नाम पाया। उस दिन, जिस दिन की ये बात है, हाकोदाते के आसमान से बादलों को चीरता एक विमान प्रकट होता है। खूब बड़ा सलेटी रंग का विमान, अलग सा था ये विमान। जापान के पूरे पश्चिमी लोक में किसी ने पहले कभी इस विमान को नहीं देखा था। ये प्लेन कहाँ से आया था? इसका जवाब था विमान पर बने उन लाल सितारों में जो सोवियत संघ के प्रतीक थे। ये सोवियत वायुसेना का एक विमान था जिसे करीब 650 किलोमीटर दूर से उड़ाकर, या कहिए सोवियत से चुराकर जापान लाए थे 29 साल के विक्टर इवानोविक बेनेलेंको। विक्टर सोवियत एयर डिफेंस फोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने कहा, मैं डिफेक्ट करना चाहता हूं। गुप्तचर एजेंसियों का जो लोक है, वहां ये डिफेक्ट शब्द खूब समझा जाता है। क्या होते हैं इसके मायने? अपना वतन छोड़कर अपने दुश्मन देश के साथ हो लेना या उसके हितों के लिए काम करना। कोल्ड वॉर के इस दौर में विक्टर और उनका लाया वो विमान अमेरिका के लिए इतना बड़ा हासिल था कि पूछिए मत। और इसकी वजह
ऐसा इसलिए कि वो विमान था मिकोयन गोरेविक MiG-25। कहते हैं कि दिसंबर 1922 से दिसंबर 1991 तक कुल 69 सालों के अस्तित्व में सोवियत ने इससे ज़्यादा गोपनीयता किसी और विमान के लिए नहीं बरती थी। अंग्रेजी में जो शब्द है ना प्राइज पोजेशन, वो यही था सबसे अजीज चीज़। अगर आप कोल्ड वॉर की हिस्ट्री खंगालें तो समझ जाएंगे कि इसमें ज़मीनी फौज की उतनी भूमिका नहीं थी। कोल्ड वॉर के दौरान 3 सबसे बड़े तंत्र क्या थे? गुप्तचर एजेंसियां, एयरफोर्स और पनडुब्बियां। एक दूसरे में झांकना, उनकी सैन्य ताकत, न्यूक्लियर हथियार और स्ट्रेटजी को हासिल करना, उसकी मालूमात हासिल करना, ये सबसे अहम टास्क था, ताकि सामने वाला जो प्लेन, जो पनडुब्बी, जो मिसाइल विकसित कर रहा है, उसका जवाब अपने पास हो। हाल में सामने वाले से आगे निकल जाने की इस होड़ में कई ऐसे मौके आए थे जब परमाणु युद्ध का ट्रिगर बस दबते दबते रह गया। मसलन अक्टूबर 1962 का क्यूबा संकट, जब दोनों देशों के बीच मिसाइलें तन गई थी, और उससे भी पहले मई 1960 की U-2 घटना, जब अमेरिका के एक जासूसी विमान U-2 को सोवियत ने अपने हवाई क्षेत्र में मार गिराया था। इस U-2 के बारे में भी विस्तार से बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी खबर में आज हम आपको जिस घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी संवेदनशीलता को समझने के लिए ये U-2 कांड समझना बहुत जरूरी है। क्या है वाकया? तब अमेरिका में राष्ट्रपति थे व्हाइट डी आइजनहावर। उनके प्रशासन को लगता था कि मिसाइल क्षमता के मामले में वो अपने प्रतिद्वंदी सोवियत से पीछे हैं। इस मिसाइल गैप को पाटने के लिए सोवियत की मिसाइल कैपेसिटी का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी था, और पता लगाने की इसी चाहत में आइजनहावर सरकार ने बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने U-2 नाम के एक स्पाई प्लेन को सोवियत के हवाई क्षेत्र में घुसकर सैन्य प्रतिष्ठानों और बाकी मूवमेंट्स की तस्वीर लेने का जिम्मा सौंपा। आप पूछेंगे, खास इन्हीं विमानों की ड्यूटी क्यों लगी? इसलिए कि ये विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते थे, और इनमें ऐसी तकनीकी थी, इनके सेंसर्स ऐसे थे कि इतनी ऊंचाई पर होने के चलते कोई इन्हें देख नहीं सकता था। इतनी ऊंचाई के कारण ये विमान सोवियत मिसाइल की जद से बाहर थे। कहते हैं कि सोवियत के रडार सिस्टम ने बहुत शुरुआत में ही इस विमान को देख लिया था, लेकिन देखने के बाद आगे कुछ करने का विकल्प नहीं था। इसे गिराने की कोई तकनीक नहीं थी। ये तकनीक विकसित हुई 1960 में, जब सोवियत ने जमीन से हवा में लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइल बना ली। और फिर आया 1 मई 1960 का दिन। U-2 फिर से सोवियत के हवाई क्षेत्र में था। पाकिस्तान से शुरू हुआ उसका सफर करीब 6000 किलोमीटर की दूरी तय करके नॉर्वे के उत्तरी तट पर खत्म होना था। बीच में जासूसी करनी थी। दोपहर हो गई, लेकिन U-2 नॉर्वे नहीं पहुंचा। उसका इंतजार कर रहे अमेरिकी अधिकारी नहीं जानते थे कि उनका U-2 सोवियत के काम आ चुका है। सोवियत ने U-2 को गिरा दिया था। साथ साथ विमान उड़ा रहे CIA के पायलट फ्रांसिस गैरी को भी पकड़ लिया। अमेरिका को कुछ नहीं समझ आया, तो उन्होंने 3 मई को एक बयान दिया। क्या कहा? मौसम की रिसर्च से जुड़ा नासा का एक विमान 1 मई से गायब है, उसे उड़ा रहा पायलट भी लापता है। लेकिन लीपापोती की इस भाषा को सोवियत खूब समझता था। 5 मई को सोवियत ने बयान जारी कर सीधे अमेरिका का नाम लिया। शुरू में तो अमेरिका ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन सोवियत के दबाव और रंगे हाथों पकड़े जाने के गिल्ट में अमेरिका को थोड़ा सा झुकना पड़ा। घटना के 6 दिन बाद 7 मई 1960 को एक बयान जारी कर अमेरिका ने अपनी गलती कबूली। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी इस बयान की भाषा बहुत दिलचस्प है। सुनिए इसमें क्या लिखा था। इसमें लिखा था, मालूम पड़ता है कि जानकारियां जुटाने के इरादे से शायद एक गैर हथियारबंद नागरिक विमान U-2 सोवियत हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ था। प्रशासनिक तौर पर ऐसा करने की कोई इजाजत नहीं दी थी हमने, मगर यह बात भी कोई सीक्रेट नहीं कि अभी दुनिया में जैसे हालात हैं, उसके मद्देनजर सभी देश खुफिया जानकारियां इकट्ठा करते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद का इतिहास यह भी बताएगा कि इस मामले में सोवियत संघ भी रत्ती भर पीछे नहीं था। यह था बयान। 7 मई को जारी कुल 265 शब्दों के अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के इस बयान में आखिरी की 2 लाइनें हमारी आज की खबर से सीधे जुड़ती हैं। क्या हैं दो पंक्तियां? ध्यान से सुनिए। आपसी अविश्वास घटाने और एक दूसरे पर औचक हमले के खतरे से बचाव के लिए सन 1955 में अमेरिका ने ओपन स्काईज का प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव तब सोवियत संघ ने ठुकरा दिया था। सरप्राइज अटैक के इसी खतरे के कारण U-2 जैसे बिना हथियारबंद नागरिक विमान पिछले 4 साल से गैर कम्युनिस्ट फ्री वर्ल्ड की सरहदों के पास
चक्कर लगा रहे हैं। इन पंक्तियों में मौजूदा रेफरेंस है ओपन स्काईज प्रपोजल। जैसा कि अभी आपने सुना, इस प्रस्ताव की शुरुआत हुई 1955 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय के आइजनहावर ने सोवियत संघ के प्रीमियर निकोलाई बुल्गेरियन के सामने यह प्रस्ताव रखा। अगर सोवियत संघ इसके लिए राजी हुआ होता तो शायद कोल्ड वॉर का पागलपन कुछ कम होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे भी कई मौकों पर सोवियत ने यह प्रस्ताव खारिज किया। तो क्या इस पर कभी अमल नहीं हुआ? हुआ। सोवियत संघ का विघटन होने के 3 महीने बाद मार्च 1992 में जब रूस ने ओपन स्काईज ट्रीटी पर दस्तखत किए। क्या था यह समझौता? यह समझौता था एक दूसरे से पारदर्शिता बरतने का। इसके तहत सदस्य देश शॉर्ट नोटिस देकर एक दूसरे की समूची सीमा में हवाई निरीक्षण कर सकते थे। हवाई सर्वे का मकसद क्या था? एक दूसरे की मिलिट्री फोर्स और उनकी गतिविधियों से जुड़ा डेटा जमा करना, ये देखना कि कहीं सामने वाला युद्ध की गुपचुप तैयारी तो नहीं कर रहा। इस औचक हवाई निरीक्षण के लिए जरूरी था कि जांच करने वाला सदस्य देश उस मुल्क को खबर भेजे जिसकी वो जांच करना चाहता है। जिसकी जांच होगी वो कहलाएगा मेजबान देश। जांच करने वाले देश को कम से कम 72 घंटे पहले इस मेजबान देश को सूचित करना होगा और मेजबान देश को 24 घंटे के भीतर इस आग्रह पर जवाब देना होगा। सदस्य देशों के पास सुविधा होगी कि वो चाहें तो निरीक्षण के लिए अपना एयरक्राफ्ट लाएं या फिर मेजबान देश का ही विमान इस्तेमाल करें। और कैसे विमान इस्तेमाल होंगे? ऐसे जिनमें खास तरह के सेंसर्स लगे होंगे। वो सेंसर सैन्य उपकरणों की पहचान कर लेंगे। हर सदस्य राष्ट्र पर शर्त थी कि वो हर साल एक निश्चित संख्या में इन विमानों को अपने यहां आने देगा। किस देश के हिस्से न्यूनतम कितनी जांच करवाने का जिम्मा है, ये संख्या बहुत हद तक उसके भौगोलिक आकार को ध्यान में रखकर तय की गई। यह भी तय हुआ कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच में पाया गया डेटा मेजबान देश के साथ भी साझा किया जाए। हर विमान निरीक्षण के बाद उससे जुड़ी एक मिशन रिपोर्ट सारे सदस्य देशों को दी जाए। वो चाहे तो जांच करने वाले देश को भुगतान करके डिटेल ब्यौरा भी खरीद सकते हैं। इस संधि का मकसद क्या था? कि एक दूसरे पर अविश्वास न हो और युद्ध की आशंका को टाला जा सके। 1992 में रूस के दस्तखत करने के बाद भी लंबी बातचीत चलती रही और करीब 1 दशक के बाद जनवरी 2002 में यह संधि लागू हुई। अमेरिका और रूस समेत इसमें कुल 34 देश शामिल हुए। सदस्य राष्ट्रों में कनाडा और तुर्की के अलावा कई यूरोपीय देश भी थे। इस संधि के तहत 2002 से 2019 के बीच 1,500 से ज्यादा हवाई सर्वे किए जा चुके हैं। लेकिन अब अमेरिका ने इस ट्रीटी से हटने का ऐलान कर दिया है। 22 मई को अमेरिका ने इस ट्रीटी से अलग होने का नोटिस दिया। 6 महीने बाद वो आधिकारिक तौर पर इस ट्रीटी से अलग हो जाएगा। इस ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की 2 बड़ी वजहें गिना रहा है अमेरिका। पहला है रूस। अमेरिका के मुताबिक रूस चीटिंग कर रहा है। वो इस ट्रीटी की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमतौर पर रूस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, लेकिन 21 मई को उन्होंने कहा कि जब तक रूस इस ट्रीटी को नहीं मानता, अमेरिका इससे बाहर रहेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि मुमकिन है रूस के साथ अलग से कोई संधि करे अमेरिका। और इस घटनाक्रम पर रूस ने क्या कहा? उसने अमेरिका की लगाई तोहमतों को खारिज किया। उसका कहना है कि उसने ट्रीटी का कभी उल्लंघन नहीं किया, बस कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिन्हें अमेरिका बेमतलब ही ट्रीटी का उल्लंघन बता रहा है। वैसे ये किन उल्लंघनों की बात हो रही है? देखिए, ट्रीटी की अहम शर्त थी कि सभी सदस्य देशों की समूची सीमा हवाई जांच की परिधि में आएगी। लेकिन हालिया बरसों में कई बार ऐसा हुआ जब रूस ने चेकिंग पार्टी को अपने कुछ खास इलाकों से दूर रखा। इन इलाकों में कॉलिनिनग्रेड और जॉर्जिया के नज़दीकी इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में रूसी सेना की तगड़ी मौजूदगी है। तो क्या इस वजह से ट्रीटी तोड़ दी जानी चाहिए? जानकारों का कहना है कि इस वजह से ट्रीटी तोड़ना नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि केवल हथियार बनाने और खरीदने से राष्ट्रीय सुरक्षा मुकम्मल नहीं होती। जिन देशों से आपको खतरा है उनसे हथियार नियंत्रण वाले समझौते करना भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा होता है। अमेरिका एक और वजह गिना रहा है। आपको ध्यान है ना, मैंने कहा था 2 वजह हैं। उसका कहना है कि संधि के मार्फत जिस तरह की जांच होती है वो तो उसके पावरफुल सैटेलाइट कर ही सकते हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। फिर इस संधि में बने रहने का फ़ायदा ही क्या? लेकिन जानकारों का कहना है कि अमेरिका के टोही सैटेलाइट इस ट्रीटी की तरह सदस्य देशों के बीच भरोसा नहीं बनाते, न ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसा ज़रूरी मकसद पूरा करते हैं। क्या ट्रीटी से अलग हो जाना समस्या का हल है? जानकार इस बारे में अलग राय रखते हैं।
उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन का यह फैसला रूस को सैन्य विस्तार का और मौका और वजहें देगा। यूक्रेन से लेकर सीरिया, लीबिया से लेकर अफगानिस्तान, पुतिन का रूस हर जगह बड़ा खिलाड़ी बन गया है। अगर रूस की निगरानी में ढील आई तो उसकी गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। इससे हथियारों की होड़ और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी बढ़ेगी। चिंता बस रूस की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को एक बड़ा खतरा चीन से भी है। अमेरिका चीन को भी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संधियों की परिधि में लाना चाहता है। ट्रंप प्रशासन चीन के साथ सैन्य समझौते करने की काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन दिलचस्पी नहीं ले रहा। इस माहौल में अपने साथी देशों को भरोसे में लिए बिना ट्रंप का इस ट्रीटी से निकल जाना ना अमेरिका के हित में है, ना बाकी दुनिया के हित में। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। अब बारी है हमारे तारीख सेक्शन की, जहां हम आपको इस दिन के इतिहास से जुड़ी एक घटना बताते हैं। आज तारीख है 22 मई और आज का इतिहास जुड़ा है सीलोन से। हमारा पड़ोसी श्रीलंका, उसका एक पुराना नाम है सिलोन या सीलोन। भारत की तरह सिलोन भी अंग्रेजों का गुलाम था। 1948 में अंग्रेज चले गए, लेकिन सिलोन पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। वो अंग्रेजों का डोमिनियन स्टेट बना रहा। डोमिनियन मतलब अधिराज्य। लेकिन यह व्यवस्था भी खत्म हुई 22 मई 1972 को। इस दिन सिलोन एक आजाद सोशलिस्ट रिपब्लिक देश बन गया। उसने सिलोन नाम भी त्याग दिया और अपना प्राचीन नाम श्रीलंका अपना लिया। और इसी नाम के साथ हम हिंदुस्तानियों का सदियों पुराना संबंध है। यह दिन समझिए कि श्रीलंका का गणतंत्र दिवस है, क्योंकि इसी दिन उसने एक नया संविधान अपनाया था। 18 मई 2009, 18 मई भी एक महत्वपूर्ण तारीख है। 18 मई 2009 जब श्रीलंका में करीब 25 सालों से चल रहा गृह युद्ध खत्म हुआ, तब इस 18 मई की तारीख को भी वहां पे बहुत स्पेशल मान लिया गया। लेकिन उससे पहले सारे सरकारी विभाग और मंत्रालय 22 मई को ही अपना रिपब्लिक डे मनाते थे। ये रिपब्लिक डे है अपने पड़ोसियों का, उन्हें बधाइयाँ दीजिए और ये उम्मीद करिए कि वहाँ गणतंत्र की जड़ें और भी गहरी और भी स्वस्थ हों। भारत के पड़ोसी देशों में लोकतंत्र खूब फले फूले, वहाँ के नागरिकों को उनके अधिकार मिलें और नागरिकों की असली भलाई वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व के फैसलों में झलके, यही पूरे साउथ एशिया के लिए अच्छा है। दुनियादारी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।